हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आज हमारा जो टेस्ट नंबर है ईओआरओ का, ये टेस्ट नंबर रहने वाला है 23वां। आज हम 23 नंबर टेस्ट है वो करेंगे। आज के हमारे टेस्ट में अगर बात करें कि हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो राजस्थान जीके में कुछ करंट के क्वेश्चन, और आपके आज इंडिया पॉलिटी में हम अब आयोग स्टार्ट करेंगे। आयोग है, आयोग के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कई आयोग है जो हमसे पूछे जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग हो गया, आपका मानवाधिकार आयोग हो गया, ये कई सारे आयोग है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी में टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है आपका, वो आज हम क्वेश्चन करेंगे उसके, और उसे पूरा अच्छे से रिवीजन करेंगे। अगर हम राजस्थान आपकी पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में आपका आज जिला प्रशासन के क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। जिला प्रशासन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो इसके अच्छे से हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा पूरी अच्छी तरह से इसका रिवीजन हो जाए। और हम बात करें हमारे पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आज हम है वो जो आपके जो नगर पालिका एक्ट 2009 है, इसके अलावा आपके सिलेबस में इसके 3 नियम और दिए गए हैं। 3 नियम दिए गए हैं, तो उन 3 नियमों पर हम आज के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उसमें अगर 3 ना सही तो हम 2 तो आज नियम है वो रिवीजन उनका करे ही करेंगे। और एक आज हमारी आपकी जो आपके सिलेबस में आपकी 8 योजनाएं दी गई है, उनमें से आपकी एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसे हम अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। मैं आपको योजना करवाती हूँ तो मैंने शायद आपको 3 या 4 योजनाएं करवा दी हैं, और उन योजनाओं के नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैं यहाँ आपको योजना करवाती हूँ उसे अच्छे से याद करवाती हूँ। उस योजना के करवाने के बाद उसी दिन उसके नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो अगर आपका उस योजना से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो आप जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ उनका रिवीजन है वो जरूर करें। और आपके लिए आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखें। तो चलिए अब हम हमारे टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ है वो कब किया गया। 9 सितंबर 2022 को, 25 जून 2015 को, 20 अगस्त 2020 को और 6 अगस्त 2021 को। तो अगर हम बात करें, हमने पहले जो योजनाएं करी हैं एक बार थोड़ी थोड़ी उनके जो प्रारंभ ईयर है वो हम याद कर लेते हैं। तो अगर 25 जून 2015 की बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो आपकी प्रधानमंत्री आवास मिशन योजना है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास योजना, तो वो कब उसका जो प्रारंभ था वो कब था, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है वो स्टार्ट की गई थी। ठीक है। अगर 20 अगस्त 2020 की बात करें तो इसका ये इंदिरा रसोई योजना है। इंदिरा रसोई योजना है। इंदिरा रसोई योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया था, इसको प्रारंभ किया गया था 20 अगस्त 2020 को। अगर 6 अगस्त 2021 की बात करें तो 6 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि हमने पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना भी पढ़ ली थी हमने, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी हमने पढ़ी थी, और हमने राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना यानी आपकी हृदय योजना ये भी हमने कवर कर ली। और एक क्या कवर ली हमने, अमृत योजना भी हमने अच्छे से पढ़ी थी। और एक हमने पढ़ी थी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन तो हमने कितनी योजनाएं कवर कर ली है, स्वच्छ भारत मिशन योजना 1, और प्रधानमंत्री आवास योजना 2, हृदय योजना 3, अमृत योजना 4 और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 5 योजनाएं अभी तक हमने कवर कर ली है। आज हम छठी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसका प्रारंभ किया गया था 9 सितंबर 2022 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 9 सितंबर 2022। अब हम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो
घोषणा है वो कब की गई, तो इसकी घोषणा है वो 2022-23 के बजट में की गई थी। 2022-23 के बजट में घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। ठीक है, अगर इसका शुभारंभ की बात करें, इसका शुभारंभ, तो शुभारंभ हमने अभी पढ़ा कि 9 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट हुई थी। 9 सितंबर 2022 को। एक इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इसका शुभारंभ स्थल कौन सा है, यानी ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी। तो ये योजना आपकी है वो खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी जयपुर से है वो स्टार्ट की गई। खानिया की बावड़ी जयपुर, यहाँ से ये स्टार्ट की गई। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो इसका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र में जो निवास करने वाले परिवार है, निवास करने वाले परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाए। कितने दिन का? 100 दिन का है वो दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाए। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आपकी मनरेगा चलती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा चलती है उसी की तर्ज पे है ये आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो चलाई गई है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्र में जो निवास करने वाले परिवार हैं उनको एक वर्ष में गारंटी शुदा है वो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो आपका अगर पूछ ले घोषणा कब हुई, 2022-23 बजट में हुई। शुभारंभ 9 सितंबर 2022। स्टार्ट करने वाला जो पहला स्थल था वो था खानिया की बावड़ी जयपुर। इसका उद्देश्य हो गया। अगर अब इसमें आयु पात्रता की बात करें कि इसमें कितनी आयु तक के लोग हैं वो पात्र होंगे, तो इसकी आयु पात्रता है 18 से 60 वर्ष। 18 से 60 वर्ष के लोग इसके लिए पात्र होंगे। अगर इसमें कार्य की बात करी जाए कि इसमें कार्य क्या क्या करवाए जाएंगे, तो कार्य वही होंगे जैसे पर्यावरण संरक्षण का कार्य करवाया जाए, पर्यावरण संरक्षण का हो गया, कोई भी उद्यान हो गए, कोई भी वानिकी संबंधित कार्य करवा लिए गए, जल संरक्षण का कार्य करवा लिया गया, क्योंकि नगर पालिका के पास काम बहुत होते हैं तो वो करवा सकते हैं। जल संरक्षण हो गया, स्वच्छता से संबंधित काम हो गया, स्वच्छता का काम हो गया, कोई संपत्ति विरूपण रोकना हो गया, जैसे कोई होर्डिंग हो गई, बैनर हो गई, ये हटवाना हो गया, कोई भी अतिक्रमण हटवाना हो गया, तो ये काम भी उनसे करवाया जा सकता है। दूसरा हो गया विरासत संरक्षण, विरासत संरक्षण, तो ये कार्य इनसे करवाए जाएंगे। कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? पर्यावरण संरक्षण हो गया, विरासत संरक्षण हो गया, स्वच्छता से संबंधित काम हो गया, जल का संरक्षण हो गया, और क्या हो गया, जैसे कोई अतिक्रमण हो गया, होर्डिंग हो गई, बैनर हो गए, इन सबको हटवाने का काम है ये इसमें करवाया जाएगा। अब इसमें एक बात ये आपको याद रखनी है कि इसमें जो जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड इससे है इसका पंजीकरण होगा। इससे क्या होगा? इसका पंजीकरण होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि आपके इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें पंजीकरण किससे होगा, तो आपके जन आधार कार्ड से है वो पंजीकरण होगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय प्रावधान किसका है, इसका वित्तीय प्रावधान कितना है। तो अगर इसकी बात करें तो वित्तीय प्रावधान है जो आपके इसकी घोषणा हुई थी 2022-23 के बजट में, तो इसका जो पहला वित्तीय प्रावधान था ये था 800 करोड़ रुपए का। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये पूछा भी जा सकता है। तो वित्तीय प्रावधान हो गया आपका 800 करोड़। अगर इसके कार्य योजना, अगर इसे कि ये कार्य कौन करवाएगा, कार्य योजना विभाग पूछ ले आपसे, कार्य योजना निर्माण पूछ ले कौन करवाएगा, तो ये आपका करवाएगा स्थानीय निकाय। कौन करवाएगा? स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय विभाग, स्थानीय निकाय ये काम है करवाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें श्रम और सामग्री का अनुपात, श्रम और सामग्री का अनुपात ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर सामान्य स्थिति में देखें तो श्रम और सामग्री का जो इसमें काम होगा, जो अनुपात होगा वो होगा 75:25, 75:25। तो ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। और लास्ट चीज है जो इसमें क्या पूछी जाती है, वो पूछी जाती है मजदूरी। लास्ट चीज है इसमें जो मजदूरी पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि जो अकुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं उनको कितनी मजदूरी दी जाती है, तो उनको दी जाती है 259 रुपये। अगर मेट की जो आपकी मेट की मजदूरी पूछ ले, यानी मेट का जो वेतन पूछ ले, तो वो होता है 271। अगर कुशल श्रमिक की पूछ ले, कुशल श्रमिक की पूछ ले, तो वो होती है आपकी 283। अगर उच्च कुशल की पूछ ले, उच्च कुशल की पूछ ले, तो ये होती है आपकी
₹333। तो आपसे अगर मजदूरी है ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अकुशल मजदूर की पूछ ले तो 259, मेट की पूछ ले 271, कुशल श्रमिक की पूछ ले तो 283 और उच्च कुशल की पूछ ले तो 333। तो ये योजना मैंने आपको पूरी डिटेल से करवाई है और उसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगी। तो इसको एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि इसकी घोषणा है वो कब हुई। घोषणा हुई बजट 2022-23 में। शुभारंभ इसका 9 सितंबर 2022 से। जो शुभारंभ स्थल है वो है खानिया की बावड़ी जयपुर में। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो जो आपके शहरी परिवार होते हैं उनको एक वर्ष में 100 दिन का इसको रोजगार उपलब्ध करवाना है, इसका उद्देश्य है। और इसकी आपसे कई बार ये पूछा जा सकता है ना कि ये योजना किस तर्ज पे शुरू की गई थी, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा है उसी तर्ज पे इसे स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए हम, तो अगला इसमें है कि जो आयु है वो कितनी होगी। आयु पात्रता 18 से 60 वर्ष होगी। पंजीकरण है वो जन आधार कार्ड से होगा। कार्य इसमें सभी प्रकार के कार्य, पर्यावरण संरक्षण, विरासत संरक्षण, स्वच्छता से संबंधित, जल संरक्षण, अतिक्रमण, बैनर, होर्डिंग हटवाना, ये सब इसमें कार्य करवाए जाएंगे। अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें वित्तीय प्रावधान कितने का है, 800 करोड़ रुपए का है। और जो इसका कार्य योजना निर्माण विभाग होगा वो स्थानीय निकाय करवाएंगे। श्रम और सामग्री में अगर अनुपात पूछ ले तो 75:25 इसमें श्रम और सामग्री में अनुपात रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि मजदूरी कितनी होगी, तो अकुशल श्रमिक की 259 रुपये, मेट की 271, कुशल श्रमिक की 283 और उच्च कुशल श्रमिक की 333। तो ये हमने अच्छे से पूरी योजना कवर कर ली। अब हम अगले क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में कार्य करता है। जिलाधीश के, उपखंड अधिकारी के, सदर कानूनगो के और तहसीलदार के। तो जो आपका नायब तहसीलदार है वो तहसीलदार के अंडर में कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना का निश्चय किस औद्योगिक नीति में किया गया था। 1985-86 में, 1986-87 में, 1990 की में या 1994 की में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1994 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें इसका निश्चय किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता। अब हम थोड़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को महासभा में मानव अधिकारों की घोषणा की थी, इसलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस से बनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 में की थी, 1948 में की थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। दूसरा ये बन जाता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब क्यों हुआ था, तो इसका हुआ था अक्टूबर 1993 में। अक्टूबर 1993 में हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था, अक्टूबर 1993 में। एक हमसे पूछा जा सकता है कि जो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये कौन सी संस्था है, तो ये संविधानेतर बोल दे या फिर विधिक संस्था है। क्या है, विधिक संस्था है। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दूसरा ये बनता है कि इस मानवाधिकार आयोग गठन के बारे में पूछ लेते हैं कि इसके कौन कौन से उद्देश्य है या इसका क्या उद्देश्य है। तो ये जो ऐसी संस्था है इसका विकास इसलिए किया गया है कि जो मानव जो होते हैं उनके जो स्वतंत्रता से संबंधित जो भी मानव अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। और ये एक बहु सदस्यीय आयोग है या निकाय मान लीजिए। बहु सदस्य कैसे हुआ कि इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, 4 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 इसमें अन्य पदेन सदस्य होते हैं। तो 4 + 4 8 और 1 9 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, 4 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 4 इसमें अन्य पदेन सदस्य होंगे। तो कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि जो मानव अधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो किस हिसाब से होती है। तो इनकी नियुक्ति करने के लिए एक नियुक्ति समिति बनाई जाती है, ठीक है। नियुक्ति समिति है वो उसका गठन किया जाता है। अब इनकी नियुक्ति तो है वो तो एक समिति की जो समिति होती है उसकी सिफारिश पे की जाती है, लेकिन कर्ता कौन है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति है इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी, जो ये गठित होगी, समिति गठित होगी, और ये कितने सदस्य होंगे, इसमें 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्यों की एक समिति बनेगी जो कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगी। उसकी सिफारिश पे है वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो सदस्य होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं उनको यह नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो कौन कौन होते हैं, तो इस समिति में एक तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, दूसरा इसमें गृह मंत्री होता है, दूसरा गृह मंत्री होता है, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, उपसभापति होता है। ठीक है, और इसमें जो दोनों सदन होते हैं लोकसभा और आपके राज्यसभा, इन दोनों के जो मुख्य विपक्षी नेता होते हैं, दोनों के जो मुख्य विपक्षी नेता होते हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। तो ये जो समिति होती है तो इनमें 3 सदस्य हो गए, पीएम, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति, और मुख्य जो विपक्षी नेता होते हैं दोनों सदनों के, तो वो तो टोटल कितने 6 सदस्य हो गए, ये समिति होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक इसमें ये पूछा जाता है कि जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, ये होता है। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, तो दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होते हैं। इसमें पूछा है राज्यसभा का सभापति, नहीं, राज्यसभा का उपसभापति होता है। तो आपका ये क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन बी है ये गलत हो गया। तो इसमें से कौन नहीं होता, राज्यसभा का सभापति नहीं होता, उपसभापति होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग है उसके बारे में याद करेंगे कि हमारे देश में इसका गठन कब हुआ, अक्टूबर 1993 को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को बनाया जाता है, और ये एक विधिक संस्था है। और इसके बारे में एक क्या याद करेंगे कि जो इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, और लोकसभा और राज्यसभा के जो मुख्य विपक्षी नेता होते हैं वो होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष। तो ये एक आपका आयोग हो गया, अच्छे से हमने याद कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका सामान्य कार्य एवं अनुबंध नियम 1974 के तहत कौन से नियम से राज्य सरकार फर्मों या व्यक्तियों के नाम पर काली सूची में डाल सकती है, उनके नाम है वो काली सूची में डाल सकेगी। कौन से नियम में, नियम 1, नियम 2, नियम 4 और नियम 7। अगर हम राजस्थान नगरपालिका सामान्य कार्य एवं अनुबंध नियम 1974 की बात करें तो इसमें कितने नियम है, इसमें 17 नियम है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 17 नियम है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्य कार्य एवं अनुबंध नियम 1974 में कितने नियम है, तो इसमें 17 नियम है। अगर हम अब ऑप्शन में देखें कि पहला नियम दिया हुआ है इसमें, तो जो नियम फर्स्ट है, नियम फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया गया संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ये दिया हो गया नियम में आपके फर्स्ट में दिया गया प्रारंभ। तो इसमें संक्षिप्त नाम, तो नाम में तो ये हो जाएगा कि जो ये नियम होंगे 17 नियम होंगे उनका नाम है वो राजस्थान नगरपालिका सामान्य कार्य एवं अनुबंध नियम 1974 है। ठीक है, ये नियम है। और अगर इसमें ये पूछ ले जाए प्रारंभ है, तो जो ये नियम है, ये नियम अगर राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद है ये लागू होंगे, 1 महीना के बाद है ये लागू होंगे। तो आपके नियम फर्स्ट में दिया गया है, तो ये आपकी याद करने वाली बात है कि कब से लागू होंगे, तो ये नियम राजपत्र में जब इनके प्रकाशन की तारीख होगी उससे 1 महीने के बाद है ये लागू होंगे। दूसरा नियम है, दूसरे नियम में परिभाषाएं दी हुई हैं, दूसरे नियम में परिभाषाएं दी हुई है। परिभाषा किस किस चीज़ की दी हुई है, जैसे कि इस जो 17 नियम है इनमें अगर नगर परिषद आ गई, कहीं पे नगर परिषद आ गई, तो नगर परिषद का मतलब हो जाएगा नगर पालिका भी होती है, नगर परिषद भी होती है, नगर निगम भी होती है। इसी प्रकार जैसे हम नगर पालिका एक्ट 2009 पढ़ते हैं तो उसमें हम नगर पालिका नाम आता है, तो वहाँ नगर पालिका का अर्थ क्या होता है, नगर पालिका बोर्ड भी होता है, नगर परिषद भी होता है, नगर निगम भी होता है। उसी प्रकार अगर इन नियमों में नगर परिषद आती है तो उसका मतलब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों होते हैं। दूसरी परिभाषा इसमें दी हुई है कि जो हम पढ़ते हैं आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी आपका ईओ,
ईओ पढ़ते हैं, तो इसमें ईओ के लिए क्या बोला गया है, इसमें ईओ के लिए कार्य अधिकारी बोला गया है। कार्य अधिकारी, कार्य अधिकारी बोल दे या फिर बोल दे मांगकर्ता अधिकारी। मांगकर्ता अधिकारी, मांगकर्ता अधिकारी से मुख्य कार्यपालक अधिकारी ही अभिप्रेरित होता है, यानी ईओ को इसमें क्या नाम है, ईओ को कार्य अधिकारी भी बोला जा सकता है और मांगकर्ता अधिकारी भी बोला जा सकता है। तो ये आपका नियम 1 और नियम 2 हो गया। अब अगर हम नियम 4 की बात करें कि नियम 4 में क्या दिया हुआ है, जो आपका नियम 4 है, नियम 4 में दिया गया है कि जो सामग्री है आपकी, सामग्री कार्य के लिए जो समय सीमा है, सामग्री कार्य के लिए जो समय सीमा है वो दी गई है आपके नियम 4 में, समय सीमा। अब आपने ये तीनों के तीनों नियम पढ़े हैं तो आपको अच्छे से याद भी होंगे। मैं बस इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये आपका रिवीजन करवाना चाहती हूँ ताकि थोड़ा आपका रिवीजन होता रहे, तो ये नियम आपको अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो नियम 4 में दिया गया कि सामग्री, जो सामग्री होगी, सामग्री के कार्य के लिए जो समय सीमा का पालन किया जाएगा वो किस प्रकार किया जाएगा। तो अगर इसमें 1 लाख रुपए तक की सीमा है, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तक की सीमा है वो 7 दिन होगी। अगर 1 लाख से 10 लाख तक की है, 10 लाख तक की है, तो उसमें समय सीमा हो जाएगी 10 दिन, 10 दिन। 10 लाख से 1 करोड़ तक की है, 1 करोड़ तक की है, तो आपकी समय सीमा हो जाएगी 15 दिन। और अगर 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से अधिक है, इससे अधिक है, तो आपकी समय सीमा हो जाएगी 30 दिन। तो ये आपकी समय सीमा है वो आपके किस में दी गई है, नियम 4 में दी गई है। तो सामग्री कार्य करने के लिए जो समय सीमा है 1 लाख तक है तो 7 दिन, 1 लाख से 10 लाख है तो 10 दिन, 10 लाख से 1 करोड़ है तो 15 दिन, और 1 करोड़ से अधिक है तो 30 दिन। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि जो फर्म और व्यक्ति होते हैं उनको काली सूची में ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपके नियम 7 के अकॉर्डिंग, नियम 7 के अकॉर्डिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। आपके जो ये नियम 7 है, नियम 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है कि राज्य सरकार ऐसी फर्मों या व्यक्तियों को काली सूची में डाल सकेगी। क्यों डाल सकेगी और साथ में क्यों डाल सकेगी, क्योंकि निम्न गुणवत्ता की जो आपूर्ति करेंगे, तो इसलिए इनको है वो डाल सकेगी। और अगर इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया तो ये फर्में भविष्य में कभी भी टेंडर है वो नहीं कर पाएंगे, यानी निविदा नहीं कर पाएंगी, निविदा नहीं कर पाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम प्राचीन काल में किस युग में दिखलाई पड़ता है। मौर्य काल में, गुप्त काल में, राजपूत शासन काल में, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मौर्य काल में। इसका वर्तमान स्वरूप है ये किस में प्राचीन काल में दिखा था, मौर्य काल में। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम बच्चों के मुंडन एवं नामकरण संस्कार को क्या बोलते हैं। अबुवाल, अंदुल, अकीको और अकीक। तो मुस्लिम बच्चों के मुंडन व नामकरण संस्कार को अकीको बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। ये हमने राज्य मानवाधिकार अच्छे से अभी रिवाइज कर लिया था, तो हमें पता है इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा किससे होती है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो समिति बनती है, छह सदस्यों की समिति, उसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां और कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 है वो कब प्रारंभ हुआ था। ये आपका दूसरा नियम है। राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां और कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। अगर हम इस दूसरे नियम की बात करें तो दूसरे नियम में आपके कुछ नहीं दिया हुआ है, बस अगर आपको समितियां, आपको याद होगा मैंने आपको धारा 55 करवाई थी जिसमें आपके समितियां दी गई कि एक कार्यपालक समिति होगी और नगरपालिका है वो 10 सदस्यों की कोई भी समिति बना सकती है, जैसे गंदी बस्ती सुधार समिति हो गई, वित्त समिति हो गई, और अनुज्ञा पालना समिति हो गई, स्वच्छता से संबंधित समिति होगी। तो ये सारी समितियां किस में है, धारा 55 में है। तो अगर धारा 55 आपको अच्छे से याद है तो ये आपका 2 नंबर जो नियम है, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम है, ये आपको अच्छे से याद होगा। तो इस नियम की हम बात करें कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 23 दिसंबर 2009 को इसका प्रारंभ हुआ था। बस इस नियम में क्या है, वो ही आपकी धारा 55 है। धारा 55 में क्या था कि प्रत्येक नगरपालिका में एक तो कार्यकारी या कार्यपालक समिति होगी,
कार्यकारी समिति होगी, ये होगी। और इसमें जो शामिल होंगे वो कौन कौन से होंगे? नगर पालिका का अध्यक्ष होगा, नगर पालिका का उपाध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा, नगर निगम हो या नगर परिषद होंगे तो उसमें तो 7 सदस्य होंगे जिसमें से 2 महिलाएं होंगी। अगर नगर पालिका बोर्ड है तो उसमें 5 सदस्य होंगे, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होंगे। नगर पालिका द्वारा जो गठित और समितियां होंगी, जो अन्य समितियां होती है जिनमें 10 सदस्य होते हैं, उनका जो अध्यक्ष होगा वो भी इस कार्यपालक समिति का जो पदेन सदस्य होगा। और कार्यपालिका समिति का जो पदेन सचिव होता है वो कौन होता है? आपका नगर पालिका का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी सीएमओ होता है, सीएमओ होता है। तो ये सब है वो हमने धारा 55 में पढ़ लिए थे। इसमें और कौन कौन सी वित्त समिति होगी, एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति होगी, ये सब हमने धारा आपकी 55 में मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया था, अच्छे से रिवाइज करवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुख्यमंत्री। राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है, राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि सिंगार हार ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? महाराणा कुंभा ने, महाराणा हमीर ने, महाराजा मान सिंह ने और महाराजा विग्रहराज ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा हमीर ने है वो सिंगार हार ग्रंथ की रचना की थी। अगर महाराज विग्रहराज के बारे में पूछे तो इनका एक नाटक है हरिकेली, या ये भी इम्पोर्टेंट, इससे भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये किसने लिखा था? विग्रहराज का एक नाटक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, यानी जो ओम्बुड्समैन है उसमें भारत में इसे क्या बोलते हैं? लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल और लोकपाल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, लोकपाल। अगर इस ओम्बुड्समैन की बात करें तो ये क्या है? ये स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अंतर्गत है वो ओम्बुड्समैन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? स्वीडन में की थी, सबसे पहले की थी 1809 में की थी। तो इसी भारत में जो ये ओम्बुड्समैन है इसको लोकपाल नाम में दे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगरपालिका सामान्य कर एवं अनुबंध नियम 1974 से निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में होगी, यानी जो निविदा प्राप्त हो सकती है वो किस किस में रूप में हो सकती है? विज्ञापन द्वारा खुली निविदा हो सकती है, सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा सीमित निविदा हो सकती है, केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा निविदा ये भी हो सकती है। उपयुक्त में से सभी, तो चारों की तीनों हो सकती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा देखें कि विज्ञापन द्वारा खुली निविदा किस प्रकार हो सकती है, वही हो सकती है कि हम विज्ञापन दे दें कि हाँ हम इस चीज़ का टेंडर यानी निविदा है इसका खोल रहे हैं। जैसे हम कोई भी न्यूज़पेपर में है इसका जो निविदा है वो देते हैं तो वो दे सकते हैं। सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा सीमित निविदा देना। सीमित संख्या में मान लीजिए कि आप अपन को कोई 40,000 की कोई भी चीज़ खरीदनी है, ठीक है, 40,000 की कोई भी चीज़ खरीदनी है तो हम 3 टेंडर इसके या 3 निविदा है इसके करेंगे, यानी 3 फर्मों को बोलेंगे कि हाँ हमें खरीदनी है। एक कोई बता देगा कि हमें वो चीज़ है वो हम 45,000 में देंगे, एक कह देगा कि हम है वो 40,000 में दे देंगे, एक कह देगा 42,000 में दे देंगे। तो हम इन तीनों को बुलाएंगे, सीधा आमंत्रित करेंगे। हम तीनों में से हमें ये 40,000 वाली चाहिए तो इसमें करेंगे हम, क्योंकि ये वस्तु हमें 40,000 की दे रहा है, ये 45 की 42 की दे रहा है तो हम इससे ले लेंगे। तो इस प्रकार यह सीधी सीमित संख्या में फर्मों से सीधे आमंत्रण द्वारा इस प्रकार हो जाएगी। केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा निविदा, यानी हमें कोई छोटी मोटी चीज़ चाहिए तो उसके लिए हम एक फर्म से ही वो है चीज़ है वो ले सकते हैं, यानी एक फर्म के लिए ही निविदा निकाल सकते हैं, प्रारूप ले सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये हो गया, यानी तीनों प्रकार के ले सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिला कलेक्टर वह दूरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिकाएं होती हैं, निम्न में से कौन सी उससे संबंधित नहीं है? राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी, उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जिला मजिस्ट्रेट व जिला अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन एवं जनगणना अधिकारी होता है। तो जिला कलेक्टर क्या क्या होता है? तो ये हमें पता है कि राजस्व कार्य भी करता है, यानी जिला विकास अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। जिला मजिस्ट्रेट व जिला अधिकारी भी होता है, जिला निर्वाचन व जनगणना अधिकारी भी होता है, यानी आपका उपखंड का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन 2।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि डांग क्षेत्र के वृजनंद की द्रुपद गायकी को क्या कहा जाता है? खंडारवाणी, गोरहारवाणी, डागुरवाणी और नोहरवाणी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। डांग क्षेत्र के जो वृजनंद की द्रुपद गायकी है उसे डागुरवाणी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 124 में और अनुच्छेद 127 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 में। वैसे भी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें? 123 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत किसी अधिकारी को अभिलेख मंगवाने की शक्ति किस धारा के तहत दी गई है? यानी अभिलेख मंगवाने की शक्ति है वो किस में है? धारा 227 में, धारा 327 में, धारा 326 में और धारा 226 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, धारा 327। अब अगर धारा 327 की बात करें तो धारा 327 में दिया हुआ है अभिलेख मंगवाने की शक्ति, अभिलेख मंगवाने की शक्ति, मंगवाने की शक्ति। तो अभिलेख मंगवाने की शक्ति है, इसमें क्या दिया? इसमें ये दिया गया है कि मान लीजिए कोई राज्य सरकार है या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है, वो अगर किसी नगर पालिका का कोई अध्यक्ष हुआ, नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, कोई उपाध्यक्ष हो गया या फिर कोई भी सदस्य या कोई अधिकारी हो गया, उन्होंने उनकी तरफ से कोई आदेश या संकल्प जारी किया है, उन्होंने अपनी तरफ से आदेश या संकल्प जारी किया है, लेकिन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वो इस संकल्प की शुद्धता या वैधता को जानने के लिए, शुद्धता या वैधता को जानने के लिए सुसंगत आपका अभिलेख है वो मंगवा सकता है। अगर वह ऐसा करता है, ठीक है, ऐसा करते समय ये जो आदेश, ये जो व्यक्ति होगा, प्राधिकार व्यक्ति होगा, ये आदेश दे सकता है कि जब तक वो इस अभिलेख मंगवाता है और अभिलेख मंगवाने के लिए इस आदेश की पूरी तरह जांच करता है, तो ये जो नगर पालिका के कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या कोई अधिकारी के द्वारा जो आदेश या संकल्प है ये पारित किया गया था, तो उसे स्थगित किया जाएगा, यानी उसे एक टाइम के लिए स्थगित किया जाएगा जब तक उससे संकल्प की पूरी तरह से ये जो राज्य सरकार है या प्राधिकृत व्यक्ति है वो पूरी तरह से जांच नहीं कर लेता। अगर वो इस जांच में पाता है, इस जांच में चाहे तो वो इसमें इस संकल्प को है वो विखंडित भी कर सकता है, विखंडित कर सकता है या फिर इसको उल्ट फेर भी कर सकता है, यानी बदलाव कर सकता है। और ये करने के बाद जो ये राज्य सरकार होगी या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति होगा, तो इसका जो अंतिम आदेश होगा, अंतिम आदेश होगा, यानी ये जो वो आदेश देगा वही अंतिम आदेश होगा और वो है वो नगर पालिका पर बाध्यकारी होगा। तो ये इसमें धारा 327 में बताया गया कि अभिलेख मंगवाने की शक्ति है, यानी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है वो अभिलेख है वो मंगवा सकता है। किस हिसाब से मंगवा सकता है ये पूरी मैंने आपको समझा दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का शुभारंभ है वो कब हुआ था? 1950 में, 1948 में, 1949 में और 1951 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, 1949 में। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है? पाली तहसील, सम तहसील, राजगढ़ तहसील और देवली तहसील। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, पाली तहसील को राजस्थान सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, बिल्कुल सही। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, बिल्कुल सही। राज्य में मानवाधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, ये भी बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार के सचिव है वो किस सेवा से संबंधित होते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा से, राजस्थान प्रशासनिक सेवा से और सचिवालय सेवा से और भारतीय पुलिस सेवा से। तो इसने पूछा राज्य सरकार के सचिव, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा से यानी IAS। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सेई व साबरमती नदी पर जलाशय निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान की मंजूरी है वो दी है। तो इससे किन जिलों को पेयजल आपूर्ति होगी? यानी सेई व साबरमती नदी
के द्वारा ही ये जलाशय का निर्माण होगा इनके पानी से। तो कौन से जिले हैं जिनको पेयजल आपूर्ति होगी? कोटा बूंदी, बाड़मेर जैसलमेर, पाली सिरोही और अलवर भरतपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पाली और सिरोही को है वो जल की आपूर्ति होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय और भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में कौन है वो करता है? दंडनायक के रूप में काम है वो करता है तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और आपके सदर कानूनगो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तहसीलदार। तहसीलदार है वो तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में काम करता है आपका तहसीलदार। तो राइट आंसर ऑप्शन एक। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हाल में प्रदेश के पहले पुलिस योग साधना केंद्र का शुभारंभ कौन से जिले में हुआ है? पुलिस योग साधना केंद्र जोधपुर में, जयपुर में, झुंझुनू में और सीकर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीकर में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार करना है। कथन ए दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत हो, यानी जो भी पहले हो धारित करता है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत? तो आपका फर्स्ट भी सही है, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति रहेगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा, अभी हमने पीछे जो बात की थी कि हाँ कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले होगा, तो दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम है उस जिले के नाम से भिन्न है। राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली और डूंगरपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजसमंद है वो, उसका जो राजसमंद जिला है उसका नाम है उसके मुख्यालय के नाम से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सिपाही बोयतराम डुड्डी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस जिले के निवासी थे? जैसलमेर के, जयपुर के, झुंझुनू के और बाड़मेर के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, झुंझुनू के। जो बोयतराम डुड्डी थे वो कहाँ के थे? झुंझुनू के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उड़ीसा में। अब हम अगर एक बार ये देखिए कि लोकायुक्त क्या है, तो जिस प्रकार आपके केंद्र में लोकपाल होता है, केंद्र में तो होता है लोकपाल, और राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है लोकायुक्त। तो राज्य में क्या होता है? लोकायुक्त। अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में ठीक से चर्चा करें, ठीक है, तो आपके जो ये लोकपाल का जब अगर ये पूछ ले कि हमारे भारत में है वो ओम्बुड्समैन के स्थान पर लोकपाल का जो आपका शब्द का यूज किया गया था, ठीक है। तो लेकिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कब किया गया था? तो सबसे पहले हमारे भारत देश में किया गया था 1963 में, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि किसने किया था, तो 1963 में सबसे पहले आपके लोकसभा में जो लक्ष्मीमल सिंघवी है उन्होंने किया था। लक्ष्मीमल सिंघवी है, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, लोकसभा में किया था। कब किया था? 1963 में। मैं आज आपको ये क्वेश्चन ले गई हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको मैं पूरी डीप तरीके से बता रही हूँ। अगर कोई भी आपका इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका एक भी गलत ना हो, ठीक है। तो अगर जहाँ केंद्र में लोकपाल होता है वही राज्य में लोकायुक्त होगा। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे भारत देश में सबसे पहले लोकपाल का जो शब्द का यूज है वो किसने किया था, यानी सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो लक्ष्मी सिंघवी ने किया था, लोकसभा में किया था, 1963 में किया था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार सुधार आयोग इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी है वो 1966 में की गई थी, गठन है इसका स्थापना 1966 में की थी और मोरारजी देसाई ने की थी।
मोरारजी देसाई ने की थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी स्थापना है 1966 में मोरारजी देसाई ने की थी। अब अगर हम एक बात और कर ले कि जो लोकायुक्त और लोकपाल की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक ये और देख लें कि हमारे जो लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक है, ठीक है, ये सबसे पहले है वो 1968 में ये इन्होंने लाए थे, विधेयक को लाए थे, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। तो अगर इसके पारित की बात कर ले तो लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक है, तो ये राज्यसभा में, आपके राज्यसभा में ये जो ये आपका अधिनियम है, विधेयक है, ये कब का है, 2013 का है। ठीक है, तो राज्यसभा में तो ये पारित हुआ था 17 दिसंबर 2013 को। अगर लोकसभा की बात कर ले तो ये पारित हुआ 18 दिसंबर 2013 को, 18 दिसंबर 2013 को। और अगर इसके देखें कि इस पे राष्ट्रपति के साइन कब हुए, तो राष्ट्रपति के साइन हुए थे इस पर 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को। अगर आपसे पूछ ले कि कौन थे, किस राष्ट्रपति ने किए, तो ये राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने इन पे जो है वो साइन किए थे 1 जनवरी 2014 के। तो आपका लोकपाल जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाया है, जहाँ तक भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपके इस क्वेश्चन की बात करें कि सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना है वो 1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1971 में हुई थी। और 1971 में कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। जो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना है वो कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, 1971 में हुई थी। ठीक है, और अगर इससे ये पूछ ले कि लोकायुक्त नामक संस्था का गठन किया गया था, तो गठन तो किया था सबसे पहले उड़ीसा ने किया था। गठन 1970 में कर दिया था उन्होंने, 1970 में गठन कर दिया था, लेकिन ये विधान मतलब बनी नहीं थी, कार्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। गठन किया था, तो स्थापना कहाँ हुई थी, 1971 में महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में बनी के अध्यक्ष कौन थे, बी मेहता, एस डी उज्जवल, मोहन मुखर्जी और मंगत राय। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन 3, राइट आंसर ऑप्शन 3 मोहन मुखर्जी। तो सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में बनी, उसके अध्यक्ष थे मोहन मुखर्जी, राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुरलिया, अंगोटिया, जमेला आदि जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, सिर में, नाक में, कान में, गले में और कान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान में। सुरलिया हो गया, अंगोटिया हो गया और जमेला हो गया, ये तीनों के तीनों है वो कान में पहने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं बोला गया है, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये तो सही है, भी करता है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, नहीं, ये तो ऊपर ही हमने देख लिया। उच्च न्यायालय लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है, बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही नहीं दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट में यहाँ पे राज्य सचिवालय में रैंक दे रखी है और इसमें इनके कार्य दे गई है कि कौन सा कार्य कौन करता है, तो इसमें हमें इनका मिलान करना है। तो इसमें अगर हम शासन सचिव की बात करें तो शासन सचिव क्या करता है, नीति का निर्माण करता है, यानी आपके ए में 2 आ जाएगा। ठीक है, परियोजना अधिकारी की बात करें तो वो कार्यक्रम या योजना का क्रियान्वयन करवाता है या क्रियान्वयन करता है, तो बी में क्या आ जाएगा, आपका एक आ जाएगा। अनुभाग अधिकारी है वो बजट का क्रियान्वयन करता है, बजट का क्रियान्वयन, तो आपके सी में क्या आ जाएगा, आपके सी में 4 आ जाएगा। सहायक की बात करें आपके, तो सहायक है वो जो नैतिक के रोज के जो लिपिकीय कार्य होते हैं वो करता है, यानी डी में आपका 5 आ जाएगा, डी में 5 आ जाएगा। तो नीचे आपके जो भी ये कूट दिया हुआ होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शासन सचिव नीति निर्माण करेगा, परियोजना अधिकारी कार्य का क्रियान्वयन करवाएगा, अनुभाग अधिकारी बजट का क्रियान्वयन और सहायक है वो नैतिक लिपिकीय कार्य करेगा। तो राइट आंसर आपका ये होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि किला सांखला प्रकृति व्याख्यान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ और कार्बेट पार्क। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरिस्का अलवर में, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा और आपके राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है उसका? वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है और वह कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। तो अवशिष्ट वसीयतदार यानी वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 है वो किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? हरीश चंद्र माथुर, मोहन मुखर्जी, शिवचरण माथुर और मीठालाल मेहता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन उपखंड सत्र के नीचे राज्य प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। किन में बांटा गया है? जिलों में, संभागों में, तहसीलों में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपखंड सत्र के नीचे राज्य प्रशासन को है वो तहसीलों में बांटा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राज्य का जो मुख्य सचिव क्या क्या कार्य करता है? कैबिनेट सचिव के रूप में करता है, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में, सिविल सेवा के प्रधान के रूप में और राज्य के प्रधान के रूप में। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? हाँ, वो कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री का तो मुख्य सलाहकार होएगा क्योंकि उसकी नियुक्ति ही मुख्यमंत्री करता है। सचिवों के मुखिया के रूप में करता है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में नहीं होता, ना ही वो राज्य का प्रधान होता है। तो आपका ए, बी और सी ये सही है। तो ये आपके किस में दिया हुआ है? ए, बी और सी ऑप्शन इसमें गलत हुए हैं। तो आपका ये होएगा ए, बी, सी राइट ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें 3 ही सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन कि जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं कौन कौन सी है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। एक बार हम पिछले क्वेश्चन को देखें तो हमारे पिछले क्वेश्चन में मेरे को लगता है हाँ आपके ये भी होगा सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, आपका ये भी सही होगा। तो आपका डी है ये भी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, ये आपके चारों के चारों हैं वो सही होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। राज्य के प्रधान के रूप में नहीं होता, बाकी इसके चारों के चारों कार्य होते हैं। अब हम अगले पे चले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलेक्टर की शक्तियाँ कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है, उसका काम होता है। पुलिस पर नियंत्रण भी रखता है। विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, हाँ जो विदेश से आते हैं उनके भी सर्टिफिकेट की जांच करना। और भू राजस्व एकत्रित करना, नहीं भू राजस्व एकत्रित करना इनका काम नहीं होता। जिला दंडनायक के रूप में नहीं होता। तो आपके 1, 2 और 3 सही है, 4 आपका सही नहीं है। तो ए, बी, सी आपका ऑप्शन 1 है वो सही होगा, ए, बी, सी सही है। तो ये मैंने आपको 40 क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप है ये जो जितने भी हम टेस्ट ले रहे हैं ये रूटीन से सारे टेस्ट दें ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। और आप क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले टेस्ट में। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।